नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने फिर से इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन है और एक से बेहतरीन क्वेश्चन है। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको यह आंसर सामने दिख रहा होगा। इसका आंसर है बैंकॉक में, ठीक है। बैंकॉक में इसका सेंटर है। फिर से सुन लीजिए, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बैंकॉक में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका आंसर है आपका जेवी कृपलानी ने, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेवी कृपलानी ने लिखी थी। और आपको यहाँ पर एक और जानकारी दे दें, ये आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। झंडा समिति, संविधान की समितियां थीं तो उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कापार्ड का संबंध किससे है। कापार्ड, ये आप ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में आया भी है कई बार, टीजीटी पीजीटी में। कापार्ड ये आपसे पूछा गया है, का संबंध किससे है। इसका संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, ठीक है। जो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम होते हैं उनकी सहायता और उनके मूल्यांकन से इसका संबंध है। किसका, कापार्ड का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिन को भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया। किस दिन को भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसका आंसर है 24 जुलाई को। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है। यह आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है। आवासीय कार्यालय आपका जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल ऑफिस, ठीक है। रीजनल ऑफिस, इसको रीजनल ऑफिस बोलते हैं। तो ये पूछा गया है किस नगर में खोला है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, ठीक है। यहाँ पे पूछा है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की, कृषि जोतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर होल्डिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर होल्डिंग, HOLDING, होल्डिंग। तो आप फिर से सुनिएगा, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो आपका आंसर है राज समिति ने। राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। मुद्रा संकुचन का क्या कारण हो सकता है। मुद्रा कम क्यों पड़ती है, मुद्रा की शॉर्टेज क्यों होती है, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण क्या है कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, यही मुद्रा संकुचन कहलाती है। यानी कि आपके पास सेवाएं भरपूर हैं, आपके पास माल भरपूर है, लेकिन मुद्रा कम है, मुद्रा की पूर्ति उसके बराबर नहीं है। और यहीं पर जन्म लेती है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति। समझ रहे हैं आप बात के लिए। मुद्रा स्फीति जो मैंने आपको बताया है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, ये यहीं पर जन्म लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय बैंक ही इसका आंसर है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को संपादित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल लाया गया है संसद में और उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य यह है कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, ठीक है। जिसमें आपका हवाला कारोबार भी आता है। आपने हवाला का नाम सुना होगा, हवाला कारोबार। इसमें क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से भारत में पैसे का आना जाना, ठीक है। भारत में
जाली नोट आ रहे हैं या आपकी विदेशी मुद्राएं आ रही हैं, वो भी अवैध तरीके से, भारत से मुद्रा विदेश में जा रही है वो भी अवैध तरीके से, तो उस पर निगरानी रखना। तो ये जो निगरानी किसके माध्यम से रखी जाती है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल के माध्यम से। ओके। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपसे फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूं, 10वें नंबर का क्वेश्चन है ये। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1996 में हुई थी। 1996 में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। और इसके बाद जो अगला 11वें नंबर का प्रश्न है उसका मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो आपके सामने यहाँ पे आंसर सीधा सीधा है कि निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट के उपक्रम होंगे, गवर्नमेंट के उद्योग होंगे तो वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी। ठीक है, और प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ होंगे तो वो भी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं आएगी। मिश्रित मतलब है कि जहाँ पर निजी और सार्वजनिक यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर मिलकर के भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है कि ऐसी विदेशी मुद्रा, ऐसी फॉरेन करेंसी के बारे में बताना है जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, तो वह क्या कहलाती है? वह आपकी गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी। हॉट मनी जो तुरंत यानी रुकती नहीं है, एक तरफ आई दूसरी तरफ गई। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क, आपने देखा होगा हॉलमार्क होता है, को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 जनवरी 2008 से। 1 जनवरी 2008 से सभी जो आपकी ज्वेलरीज हैं, चाहे वो आपकी डायमंड हो, चाहे आपकी गोल्ड हो, चाहे आपकी सिल्वर हो, इन सब पर हॉलमार्क आता है। और हॉलमार्क कब से अनिवार्य है? 1 जनवरी 2008 से। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। ब्याज दर नीति अगर पूछा जाए किसके अंडर है तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? ठीक है, डीए जो होता है ना, आपको डीए बढ़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, तो डीए है वो किसके आधार पर बढ़ाया जाता है? उसका निर्णय मतलब निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो उसका निर्धारण जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए का निर्धारण किया जाता है और इसे इसीलिए कहते हैं महंगाई भत्ता। यानी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रयास करती है जिससे कि महंगाई का बोझ ज़्यादा उन पर ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, लेकिन इसका आंसर मैं सीधे से दे देता हूं कि वह स्थिति जब किसी फर्म को ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही हो तो वह ब्रेक इवन बिंदु कहलाती है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पर ना तो कोई कंपनी लाभ में है और ना ही वो हानि में है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सिमिलर चल रही, पैरेलल चल रही है वो, तो क्या है कि वो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के अंतर्गत आएगी। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? अवमूल्यन, यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है तो इसका अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही आपका अवमूल्यन कहलाता है। ये आप नोट, अन्य मुद्रा की तुलना में यानी कोई विदेशी मुद्रा जो है उसकी तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य को घटा देना ही अवमूल्यन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति कौन सी थी? भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति आपकी थी साख समितियां। जो साख समितियां हैं ये सबसे पहली सहकारी समिति हैं। ठीक है, अगला है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? आपने ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखा है, आपके सामने 19 नंबर का ये प्रश्न है। दलाल स्ट्रीट अगर पूछे तो आँख बंद करके आप लगा सकते हैं, मुंबई में है। ठीक है, जहाँ से सेंसेक्स आप देखते हो ना, सेंसेक्स निफ्टी ये सब कि आज का शेयर मार्केट कितना है, कितने अंक ऊपर चला गया, कितने अंक नीचे चला गया, तो वो दलाल स्ट्रीट है और वो आपका मुंबई में है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको टीजीटी के एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड, यानी कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है,
आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको हमारे जितने वीडियो लोड होंगे उनके तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।